देखिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो साथ में जुड़ चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मैं एक भी कानून बनाने का काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि कानूनी शक्ति बनाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहिए, संवैधानिक शक्ति। सबसे बड़ा मुद्दा जी जो मैं समझता हूँ, जिसको मैंने वहाँ भी कहा, नोएडा में भी, यहाँ भी दोहरा रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, सीमा पे जवान शहीद होता है, शहादत का दर्जा मिलता है। देश की गंदगी सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी शहीद होता है। ना सम्मान, ना अधिकार, ना वो तनख्वाह, ना उसके बच्चों के लिए व्यवस्थाएं, ना शहीद का दर्जा। क्यों ये धोखा, क्यों? जबकि दोनों देश की सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो दर्जा एक शहीद को मिलता है, बॉर्डर पे जो शहीद होता है, वही दर्जा एक सफाई कर्मचारी को मिलना चाहिए, और उसको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, वो अवसर भी, कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। ठेकेदारी प्रथा ने इस देश के एक बड़े तबके को, उसकी जड़ों को निस्ता नबूद कर दिया है। सरकारी नौकरी से हमारे पेट भरे तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाना और सुविधाओं प्राप्त करना सीखा, और हमने तरक्की के बारे में सोचा, क्योंकि हमारे पेट की भूख समाप्त हुई। आज तो हमारे पेट में भूख है। जब हमारे पेट में भूख होगी तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? रोटी के बारे में। जी सरकारी नौकरी से आरक्षण की व्यवस्था जो मिली, पेट भरा, तो हमने अपने बच्चों को प्राइमरी की जगह इंग्लिश मीडियम में भेजना शुरू किया। और हमने सोचा कि वो सफाई कर्मचारी या मेहनत मजदूर का इंसान ना बन के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IBS, IPS बने, IFS बने, IRS बने, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। बदले में क्या मिला? इस सिस्टम को लगा कि ये वंचित वर्ग के लोग, जिनको हज़ारों साल से दबा के रखा, जूतों के नीचे रखा, आज ये लोग हमारी बराबरी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ होते चले गए। चंद्रशेखर भाई, आप भी कई सालों से लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने में, उनके अधिकार दिलाने में, और जागो समाज चैनल भी तकरीबन आप देखते हैं कि वो भी लगा हुआ है। लेकिन आप उनको तैयार करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो आपका पलड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन जो मनुवादी, जिनको आप कहते हैं मनुवादी, उनका पलड़ा भारी हो जाता है। तो क्या इसमें क्या डिफरेंट आ जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं इस बात को सही नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा पलड़ा भी हल्का भारी हुआ ही नहीं। मेरा तो पलड़ा ही अभी आया भाई। अब तक जिन लोगों के पलड़े थे, वो उनकी नीतियों की वजह से, उनके जो कथनी करनी फर्क, उनकी वजह से हल्के भारी थे। मैं तो अभी आया हूँ। आपने जिस वोट की व्यवस्था की बात करी, वो वोट की व्यवस्था, मैं तो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूँ। मैं जब अभी दिल्ली में एक MCD का चुनाव लड़ा, उसमें भी यहाँ की जनता ने 1350 वोट हमारे लोगों को दी। वो 1350 वोट नहीं थी, वो 1350 लोगों ने हमें अपनी जिम्मेदारी दी कि हम आपके साथ हैं। वोट कोई खरीदने बेचने का सामान थोड़ा ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा कि वोट एक प्राइम मिनिस्टर की, एक राष्ट्रपति की, और एक आम मजदूर किसान की वोट भी बराबर है। माननीय काशीराम साहब ने कहा वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। तो मैं तो अभी मैदान में आया हूँ। रही बात इसके पीछे कई कारण है। मैंने कहा ना, आर्थिक रूप से गरीब है, उसको लगता है 2000-5000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। फिर तमाम तरह झूठ बोलते हैं लोग, तमाम तरह के झूठे वादे करते हैं, गुमराह करते हैं। फिर धर्म और हिंदुत्व, पता नहीं क्या किस किस नाम पे, कि इससे खतरा है, उससे खतरा है। और फिर दूसरा, एजुकेशन की कमी। दूसरा, उससे भी बड़ी बात, लोगों ने वोट की वैल्यू नहीं समझे। वोट क्या होता है, कैसे मिला, क्यों मिला, क्या होगा, इसकी प्रक्रिया का लोगों को नहीं पता। अभी तो लोगों को पता है कि वोट एक दिन आएगा, जैसे जयंती आती है ऐसे एक दिन आएगा, हमें वोट डालने जाना है। अगर उनको ये पता लग जाए कि वोट से क्या निर्माण होगा, वोट का क्या परिणाम होगा, वोट की सुरक्षा कैसे होगी, वोट से क्या बदलाव होगा, जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि परिवर्तन आएगा। लेकिन बहुजन समाज के ही जो लोग हैं जी, वो ही उनको बहला फुसला कर वो दूसरी ओर ले जाते हैं। मैं आपसे ही नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और तमाम जो बहुजन नेता है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, वो लोग भी जागरूक करते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आ जाता है, तो जो चुनिंदा लोग होते हैं दूसरे, तो वो लोग खींचकर जो अपनी ओर ले जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी उन्होंने वोट को एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लिया है कि वोट कितनी जिम्मेदारी से देना है। मैंने बताया ना अपनी लाइन में, काशीराम साहब क्या कहे, जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है, ऐसे वोट की रक्षा करनी है। और वोट को किसी को बेचना नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं दिया है, आपको गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है। जिसको जातिवाद से परेशानी है, जो महसूस करता है, हम आग, मतलब बिल्ली को देख के अगर कबूतर रेत में सर दे ले और ये सोचे कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो एक गलती बिल्ली की है, कबूतर की। अगर हम ये खुद सोच लें चुनाव के समय
कि नहीं भाई हम पे तो कोई शोषण नहीं होता, हमें तो जाति को ऐसा अपमानित नहीं किया जाता, जाति आधारित काम को हमें जोड़ के और हमें जो है तमाम तरह की चीज़ों से नकारा नहीं जाता, हमें मंदिर में घोड़ी पे चढ़ने तमाम तरह की चीज़ों से जो है जो प्रताड़ित किया जाता है, ये भूल जाए तो वो किसी को वोट दे देंगे। दुश्मन को वोट देने का मतलब समझते हैं क्या होता है? दुश्मन ताकतवर होगा, आपका इलाज करेगा। हमारे लोग दुश्मन को वोट देते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा, आपने सफाई कर्मचारी की जो बात करी है, एफजीदार प्रथा हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया या डेली वेजर हो गया, इनको पक्का नहीं किया जाता, परमानेंट नहीं किया जाता। इसका कारण आपने मंच पे भी बोला कि इसका कारण क्या है कि आपको 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह जब मिलेगी तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप बच्चों को सफाई कर्मचारी नहीं बनाएंगे, फिर आप उनको पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल की जगह जहाँ इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा होती हो, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी पीढ़ी से अपनी पीढ़ी को आगे ले जाने का प्रयास करती है। फिर दूसरा, आपके पेट की भूख समाप्त हो जाएगी ना, तो आप सुविधाओं की तरफ भी बढ़ेंगे। आप गाड़ी खरीदेंगे, आप जो है एसी लगाएंगे, आप अच्छा मकान बनाएंगे, तो आपका सामाजिक जो स्तर है वो भी मजबूत होगा। दूसरा, पैसे वालों का सम्मान भी होता है। पैसे वाला चोर हो, फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, पैसे वाला जो है रेपिस्ट हो, उसका भी सम्मान होता है। आप देखो कितने MP MLA हैं जो रेपिस्ट हैं, उनका भी सम्मान करते लोग, उनको माला पहनाते हैं, तो पैसे वालों को इज्जत होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब, जैसा आपने भी बताया और हम सब लोग जानते हैं कि जब ये ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई, सरकारी सिस्टम में लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो लिखा ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो दैनिक कार्य है वो कभी ठेकेदारी पर नहीं होना चाहिए। अगर 50 हज़ार की तनख्वाह सफाई कर्मचारी को मिलेगी तो क्या वो अपने बच्चे को सफाई कर्मचारी बनाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा? डॉक्टर इंजीनियर। क्या वो उसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी के हाथ फैलाना पड़ेगा? या उसे सोचे 8 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करता है हमारा आदमी, कोरोना जैसे बीमारी आई, घर में माँ बीमार हो जाए, 50 हज़ार रुपये का बिल आए, कहाँ से देगा? उधार लेगा, सारी उम्र उधार को उतारता रहेगा, उसके लिए सामाजिक अपमान सहेगा। इसलिए सिस्टम ने ये समझ लिया कि जब वंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ने लगे कि इनको रोको, उसका तरीका ये था कि इसको निजीकरण की तरफ ले जाओ, क्योंकि सरकारी जिम्मेदारी, सरकारी जॉब ना गारंटी होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मृतक आश्रित में आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, उसको मौका मिल जाएगा। तो यानी कि आपकी गारंटी थी। इसीलिए ये मनुवादी तंत्र आरएसएस भाजपा के लोग सारे सरकारी सिस्टम को प्राइवेट कर रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए और ये गारंटी की खत्म हो जाए, फिर ये गुलाम बन जाए, जो हम दें उसी पे आधारित रहे। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मान लो ASP पार्टी अगर नगर निगम में आती है, दिल्ली नगर निगम में आती है या उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तराखंड में आती है, तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं आज आपको मैं आपको रोकूंगा। जो आपने कहा है ना, क्या अकेला चंद्रशेखर इस पार्टी में है? हमारे लीडर खड़े हैं, अगर आप नहीं नकारेंगे, हिमांशु वाल्मीकि जी जो यहाँ लीड कर रहे हैं, महेश पयवाल जी, उन्होंने एक एजेंडा बनाया है। मैं क्या करूँगा ये अलग बात है, लेकिन हमारे लीडर्स क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या प्रोग्रामिंग की है, अगर हमें देखिए चंद्रशेखर पूरे संगठन का नाम है, हाँ, लेकिन हम पे लीडर्स हैं जी, वो लीडर्स जो अपने दम पे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सवाल अगर आप हिमांशु जी से करेंगे तो वो बताएंगे कि उनका क्या प्लान है और वो क्या करके दिखाएंगे जी। क्योंकि अगर आप सिर्फ मुझे ही दिखाएंगे कि मैं ही हूँ तो ये लोग छिप जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है कि हम व्यक्ति पूजा करते हैं, हम संगठन की वैल्यू नहीं समझते हैं। हम संगठन की वैल्यू समझते हैं, जितना मैं जिम्मेदार हूँ संगठन का, उतना हिमांशु वाल्मीकि जी भी हमारे नेता हैं। अब आप दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल हमारे नेता से करें और उनके जवाब में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी हर एक बात की जिम्मेदारी मैं लूँगा। आइए। आपने देखा भी है, पहले जो सरकार आई है उसने बड़े बड़े वादे किए हैं, चुनाव चिन्ह भी ले लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई शुरुआत जो है वो नहीं की है कि इनको परमानेंट किया जाए। सफाई कर्मचारी सरकार पहले आई, सबसे पहले उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो DTC हो, कॉलेज हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, बहुत बड़ी तादाद पे हमारे लोग जो हैं उन जगहों पे लगा करते थे, नौकरियां उन्हें मिला करती थी। मगर सरकार ने बीते 7 सालों में एक नौकरियां नहीं निकाली। सरकार भी जो BJP का एजेंडा है उसी आधार पर जो है उसी एजेंडे पर चल रही है। सबसे पहले सरकार आई, जैसे हमारे को हमें मौका देते हैं लोग, और मौका देंगे भी, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मौका देंगे तो सबसे पहले जो है जो 30 साल की बीमारी है 30 दिन के अंदर उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। उनके रुके हुए जितने भी अलाउंस हैं वो सब करेंगे। उनके जो एरियल रुके हुए हैं, जिसके कारण अगर वो एरियल आज उन्हें हमारे लोगों को सही समय पर मिल जाए तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया। एरियल की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सर,
45 दिन के अंदर जो है रिटायरमेंट का पैसा पेंशन बंद दी जाएगी। 3-3 सालों से 4-4 सालों से जो है अभी तक रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला, पेंशन नहीं बन रही है। तो सरकार को क्या पता, उन लोगों को क्या पता जिन लोगों के यहाँ लाखों रुपए महीने का आ रहा है, उन लोगों को क्या पता कि कैसे जो है परिवार चल रहा होगा। एक इतनी अनहोनी घटना हुई दिल्ली में और इस देश के अंदर संविधान का अपमान हुआ कि एक आदमी कच्चा ही रिटायर्ड हो गया, समझ गए। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे केजरीवाल सरकार जो है संविधान की बात करती है, मगर संविधान की वो बातें मानती नहीं है। संविधान कहता है समान कार्य समान वेतन, जो कार्य कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कार्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसको कभी भी प्राइवेटाइजेशन में नहीं किया जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन सांप से ज़्यादा जहरीला है। अगर समझें, सांप डसेगा तो एक आदमी मरेगा और प्राइवेटाइजेशन डसेगा तो उसकी पीढ़ी मरेगी, समझिए। अगर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी भी मदद करता है, अपने परिवार की भी मदद करता है, आने वाली तीसरी पीढ़ी का भी करके जाता है, समझिए। और अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों की भी मदद करता है। तो तकरीबन 10 लोगों को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चलाता है। मगर प्राइवेटाइजेशन ऐसा है, 12,000 रुपये में आज दिल्ली जैसे शहरों में आज आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, जिसके कारण जो है वो आगे बढ़ सकता है। डेंगू कोरोना भी हो जाए ना, तो तुम जानते हो 50,000 रुपये रोज तक के हॉस्पिटल हैं, समझिए। अभाव के कारण दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार तमाम वादे करती है। प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देख लो, किसी में भी जो है तुम्हें जब नेता बीमार होते हैं, दिल्ली सरकार के नेता बीमार होते हैं, काउंसलर बीमार होते हैं, MLA MP बीमार होते हैं, कोई नहीं जाता वहाँ पे। वो जाते हैं अपोलो, वो जाते हैं मैक्स, समझिए। गरीब का वहाँ कहाँ सड़ता है, वहीं सड़ता है। जिसको इलाज नहीं मिलता, जिसके इलाज न समय पे इलाज ना मिलने के कारण कम से कम 85% लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिसके समय पे इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु होती है ना। ये एक आंदोलन है, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप कर रहे हैं। हम जनता के माध्यम से जा के सड़कों पे कर रहे हैं, आप भी सड़कों पे मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है और करना चाहिए। मैं तो सब लोगों से अपील करूँगा कि हमारे जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएँ और वास्तविकता को पहचाने, जाने, सच से अवगत हों, तो शायद उनको पता लग जाए कि देश में चल क्या रहा है। जो व्यवस्था ठेकेदारी की वजह से सफाई कर्मचारियों की, वो देश के हर डिपार्टमेंट की हो जाएगी जब प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर लागू हो जाएगा। हम लेबर क्लास बन के रह जाएंगे और हमें एक अधिकार के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अंततः हमारे जीव हिस्से में सिर्फ मौत आएगी। हमें जागना चाहिए। जागो चैनल जगाने के लिए लोग जागे। और एक और मेरी ये अपील भी थी और मैंने ये स्टेटमेंट भी दिया और ये रिकॉर्डेड है कि जब हम इस कार्य को हमें ताकत मिलेगी तो हम प्राइवेटाइजेशन के तौर पे ठेकेदारी व्यवस्था पे जो काम चल रहा है सफाई कर्मचारियों का, वो बंदी कर देंगे। हम इनको सबको पक्के करेंगे परमानेंट। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी ये हमारी पहली कर दी ना, इसी तरह से हम भी कर देंगे प्राइवेटाइजेशन की। तो कहेंगे नहीं, कर देंगे, करेंगे। जब आप पहली बार कहीं मौका मिलेगा, यूपी में हम प्रयास कर रहे हैं, तो पहले दिन जिस दिन हम सरकार में आएंगे पूर्ण बहुमत की, तो पहले दिन पहली कैबिनेट में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। जहाँ कच्ची नौकरी वहीं पक्की नौकरी, चाहे उसके लिए बजट कहीं से लेके आना पड़े, वो बजट आ जाएगा। हम कुंभ में पैसा नहीं लगाएंगे, हम जो है ना कावड़ में फूल वर्षा पैसा नहीं लगाएंगे। आप परिवार में उनकी जीवन रक्षा के लिए हम सुविधाएं तैयार करेंगे, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। इलाज के अच्छा इलाज ना मिलने के कारण किसी की जान ना चली जाए, कोई गरीब अपने सपने ना तोड़ दे कि पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, कोई रोजगार के ना मिलने के कारण कोई सुसाइड ना करे, कोई जो है ना, कोई किसी बहन की प्रसव पीड़ा जो है ना वो सड़क पे ना हो। ये तमाम तरह के जो बुनियादी मुद्दे, किसी बहन के साथ रेप अन्याय अत्याचार ना हो, पुलिस व्यवस्था, सब चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन कहा ना बाबा साहब ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, हम उसी सत्ता की चाबी को अपने खेमे में लाना चाहते हैं जो दुश्मन के खेमे में, जिसके जरिए वो हमारा विनाश कर रहा है, अपने समाज के विकास के लिए, बहुजन समाज के विकास के लिए, इस देश की तरक्की के लिए। क्योंकि देश पत्थरों से थोड़ा ही बनता है, दीवारों से थोड़ा बनता है, देश बनता है लोगों से, दिल जोड़ने से। इस देश का 85% तबका रोटी के लिए मोहताज है और 15% लोग ये कहते हैं कि भाई देश तरक्की के रास्ते पे है। तो क्या अगर मैं शरीर का नीचे का हिस्सा कमज़ोर कर दूं और ये ऊपर के हिस्से को मजबूत रखूं और कहूं कि मेरा शरीर ताकतवर है, तो कौन कैसे साबित हो जाएगा? मेरे बोलने में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में तो नहीं हो सकता है। पूरा शरीर मजबूत होगा तभी तो शरीर जो है ना परफेक्ट होगा। तो यहाँ बहुजन समाज के लोग षड्यंत्र से कमज़ोर किया जा रहा है और हम इस बात को समझ रहे हैं। इस RSS भाजपा के लोगों को और इनके जो एजेंट हैं, जो छिपे हुए एजेंट, हरे घास में हरे सांप जैसे, जो बाबू साहब की बात तो करते हैं, बाबू साहब रास्ते में चलते, उन सबको भी जल्दी लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दें।
तो चलिए थे चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी चीफ है और एएसपी पार्टी के संस्थापक हैं। इन्होंने कहा कि वो गरीब मजदूर और पीड़ितों के लिए जो काम करना चाहते हैं और साफ साफ शब्दों में उन्होंने अपनी पूरी भावनाएं जो है वो रख दी है कि जैसे ही नगर निगम चुनाव आएंगे या विधायक के चुनाव आएंगे तो वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जो वो काम करना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।